हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका के रिवीजन में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके साइकोलॉजी का जिनका परीक्षा होगा तो काफ़ी ज़रूरी है। और आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको 11th 12th में और आगे जब भी आप लोग साइकोलॉजी के बारे में सोचेंगे तो इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारा अच्छा ज्ञान आपके पास जाएगा, जो आपके जीवन में भी काम आएगा, आपके एग्जाम में भी काम आएगा। तो आप चाहे 11th में पढ़ रहे हैं चाहे 12th में पढ़ रहे हैं, आप इसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप ज़रूरत पड़ेगा तो इसको नोट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इसको एक से दो बार अच्छा से सुनिए। देखिए, कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है मनोविज्ञान में कि मनोविज्ञान मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, कैसे और इसका कितना कार्य क्षेत्र है। तो हम आपको 7 चर्चा करते हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है मनोविज्ञान का व्यवहार और उसका वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में लिखने के लिए, तो आप 5 भी लिखिएगा तो 5 नंबर आ जाएगा, लेकिन हम 7 आपको बताएंगे। तो पहला है समान मनोविज्ञान। समान मनोविज्ञान क्या होता है? जनरल साइकोलॉजी, समान मानसिक प्रक्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, सोच का अध्ययन। जब भी हम लोग समान मनोविज्ञान की बात करेंगे तो जिसमें हम लोग जो सोचते हैं, जो हम ध्यान करते हैं, ये सब का जो अध्ययन होता है वो समान जनरल साइकोलॉजी में आता है। एक आता है विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जन्म से बुढ़ापे तक विकास की प्रक्रिया का अध्ययन। जैसे कहने वाला, जो हम जन्म लेते हैं तो हमको शुरू में कुछ ज्ञान नहीं रहता है क्या करना नहीं करना, लेकिन जैसे हम लोग 1-2 महीना के होते हैं तो जिधर जिधर इशारा करके उंगली दिखाया जाता है तो मेरा ध्यान इधर उधर जाता है और धीरे धीरे हमारा बुद्धि का विकास होते चलता है, तो डेवलपमेंट होता है। देखिए, ग्रोथ अलग चीज़ है, हमारा शरीर का बढ़ना अलग चीज़ है, लेकिन डेवलपमेंट मेरा वृद्धि के साथ साथ उसमें विकास होता है, सोच डेवलप होते जाता है। जब तक हम लोग जन्म लेते हैं, जब से हम लोग जन्म लेते हैं, जब तक हम लोग बूढ़े होकर मर नहीं जाते, तब तक हम लोग का विकास चलते रहता है। फिर है शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें शिक्षण सीखने की प्रक्रिया और विद्यार्थियों के लिए व्यवहार का अध्ययन। जब हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी में जाते हैं तो हम बहुत सारा चीज़ कौशल सीखते हैं, उसके साथ बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं। ये सब विद्यार्थियों के अंदर जो व्यवहार का अध्ययन होता है, ये सब एजुकेशनल साइकोलॉजी में होता है, शैक्षणिक मनोविज्ञान में। चौथा है सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान यानी कि सोशल साइकोलॉजी, समाज में व्यक्ति का व्यवहार, समूह, प्रभार और सामाजिक संबंधों का अध्ययन। सामाजिक मनोविज्ञान की अगर बात करें सोशल साइकोलॉजी में, तो आप लोग जाइएगा सभी समाज में उठने के लिए, बैठने के लिए, तो आप लोग का एक दूसरे का व्यवहार से पता चल जाता है कि इनका रहन सहन कैसा है, ये कैसे परिवार से है, ये कैसे खानदान से। ये सब सामूहिक परिवार पर जो सामूहिक प्रभाव जो है, ये सामाजिक साइकोलॉजी से हम लोग को सीखने के लिए मिलता है। ये सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। पाँचवा होता है व्यक्तिगत मनोविज्ञान यानी कि व्यक्तित्व मनोविज्ञान यानी कि पर्सनालिटी साइकोलॉजी। तो व्यक्तित्व के गुण, स्वभाव और व्यक्ति का अध्ययन। जैसे कहने को 2 व्यक्ति है, एक आदमी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और एक आदमी हमेशा शांत रहता है, तो ये दोनों व्यक्ति का अपना गुण और अपना स्वभाव है, उसे हम लोग व्यक्तित्व मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, पर्सनालिटी साइकोलॉजी में। और छठा होता है नैदानिक और परामर्श मनोविज्ञान यानी कि क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, जिसमें मानसिक रोग, तनाव और समस्याओं का इलाज और परामर्श देता है। मतलब नैदानिक और परामर्श मनोविज्ञान में ये होता है कि कोई भी इंसान अगर बहुत परेशान है या किसी भी तकलीफ से वो गुजर रहा है तो उसका सही परामर्श देना, सही इलाज करना, ये सभी सब आता है नैदानिक और परामर्श मनोविज्ञान के अंतर्गत। और छठवां होता है औद्योगिक एवं संगठनात्मक मनोविज्ञान यानी कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इसमें कारखानों, कंपनियों में कर्मचारियों के व्यवहार, उत्पादन का अध्ययन। जैसे आप कहीं भी काम वाम करने के लिए जाते हैं, कोई फैक्ट्री वगैरह में, तो वहाँ काम करने का तौर तरीका है ना, वहाँ पर रहने का और वहाँ का जो भी वातावरण है उसमें ढलने का, ये सारा कुछ जो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंतर्गत में हम लोग बताते हैं। तो ये आपके पास लिखने के लिए आएगा कि मनोवैज्ञानिक में मन और व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में बताइए। तो आपको 7 क्षेत्र बताए हैं, कम से कम 5 भी आपको याद रहेगा तो हो जाएगा। और 7 में 7 आ जाता है तो बहुत ही अच्छा, वेल एंड गुड, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन बनने का चांसेस है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि मानव विकास के सामाजिक व्यवहार कौन कौन से हैं, विस्तार से व्याख्या करिए। आप उत्तर में एकदम आराम से लिखिएगा कि मानव विकास केवल जैविक कारकों से नहीं बल्कि सामाजिक कारकों से भी होता है। मुख्य सामाजिक कारक क्या क्या है? तो पहला परिवार लिखिएगा। परिवार में बच्चा बोलना, व्यवहार करना, आदतें सब परिवार से सीखता है। तो हमारा जो भी मानव विकास का जो अध्ययन है, तो मानव विकास के सामाजिक कारक कौन कौन सा है? तो सबसे पहला कारक हमारा परिवार होता है। अब परिवार में बच्चा बोलना, व्यवहार करना, आदतें सब परिवार से सीखता है। और इसीलिए बोलता है बच्चा के सामने ज़्यादा कुछ ऐसा चीज़ नहीं करी जो उसको आदत लग जाए और आगे चल के वो खराब हो जाए। तो ये सब बच्चा परिवार से सीखता है। उसके बाद विद्यालय शिक्षा, अनुशासन, नैतिक मूल्य और ज्ञान देता है। इसीलिए बच्चे को नियमित रूप से विद्यालय हमेशा ड्रेस में और अनुशासन में भेजना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ से और सारे लोग के साथ रह करके नैतिक मूल्य को, ज्ञान को, ये सब को सीखेंगे। लेकिन लोग तो विद्यालय बहुत कुछ का आना नहीं चाहते, बाहर ही लोग पढ़ना चाहते हैं, तो उनके अंदर कैसे वो सब गुण आएगा जो विद्यालय आने से आता है। नेक्स्ट है मित्र समूह।
दोस्ती से सहयोग, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक व्यवहार सीखा जाता है। देखिए, जब मित्र के साथ में रहेंगे तो कभी कोई मुसीबत में फंसते हैं, तो जब सहयोग होता है तो एक दूसरे से दोस्त बनते हैं और सहयोग करने का भावना बढ़ता है। कभी कभी क्या होता है, दो दोस्त में कंपटीशन हो जाता है कि कौन पहले जाता है, कौन पहले आता है, कौन ज़्यादा पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है। तो ये कंपटीशन का भावना भी आएगा, उसके अंदर व्यवहार भी बहुत सारा चीज़ आएगा जिससे वो लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। और चौथा होता है सांस्कृतिक और परंपराएं, यानी कि जो हमारे रीति रिवाज, त्यौहार, भाषा और विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये सब हमारे सांस्कृतिक और परंपराएं से सीखी जाती है। और आर्थिक स्थिति, गरीबी या समृद्धि दोनों बच्चे के अवसर और विकास तय करते हैं। कोई भी बच्चा अगर गरीब रह जाएगा कि अमीर बनेगा, कि जैसे है जीवन उनके मम्मी पापा का वैसे रह जाएगा, ये उनके अवसर और विकास तय करता है कि वो कैसे अवसर को पकड़ते हैं और कितना वो मेहनत करते हैं। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत में आपको ये सारा चीज़, परिवार याद रखिएगा पॉइंट में। सामाजिक, यहाँ से मानव विकास के सामाजिक कारक कौन कौन से हैं, तो मानव विकास के सामाजिक कारक में परिवार, विद्यालय, मित्र समूह, सांस्कृतिक और परंपराएं, आर्थिक स्थिति, ये सभी आता है। और इसीलिए सामाजिक वातावरण का व्यक्ति के समग्र विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप जब भी सामाजिक मनोविज्ञान का कारक या ये सब लिखने के लिए आएगा तो आप इसको आराम से पाँचों को कम से कम पॉइंट जरूर याद रख लीजिएगा कि परिवार, विद्यालय, मित्र, सांस्कृतिक परंपराएं, आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको हम अच्छा से पहले वीडियो में समझा चुके थे, लेकिन आज हम आपको शॉर्ट थोड़ा सा कर दे रहे हैं ताकि कल आपका एग्जाम जब भी आपका एग्जाम हो तो आप उसको अच्छा से बना के तुरंत लिख पाए। किशोरावस्था की प्रमुख चिंताएं एवं कारकों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, हम इसको कल जो परसों पिछला जो वीडियो लाए थे उसमें थोड़ा जल्दी बताए थे, आज थोड़ा हम आराम से बताते हैं आपको कि किशोरावस्था जो होता है वो आंधी तूफान का अवस्था होता है। 12 से 18 साल इसको एज रखा गया है, लेकिन आप जनरली 19-21 भी, आप 21 तक भी लेके चल सकते हैं, 1-2 साल मैटर नहीं करता। तो 12 साल के बाद शुरू होता है और 21 साल तक ये रहता है, लेकिन अभी 12 से 18 मान के चलते हैं। इसमें शारीरिक और मानसिक बदलाव होता है। अब जो भी लड़का हो या लड़की हो तो 12 से 18 साल के बीच में उनमें शारीरिक में और मानसिक रूप में बहुत कुछ बदलाव होता है। इसमें प्रमुख चिंताएं क्या होता है कि शारीरिक परिवर्तन, जिससे किसी का लंबाई बढ़ेगा, किसी का आवाज़ मोटा हो जाएगा, किसी का आवाज़ पतला हो जाएगा। और यौन परिवर्तन भी होता है, लड़कियों सब में भी और लड़कों सब में भी। पढ़ाई और कैरियर का चिंता होता है। इस समय में पढ़ाई और कैरियर को लेकर के भी चिंता होने लगता है। पहचान और स्वतंत्रता की तलाश रहता है। बहुत सारे लोग को अपना पहचान का और अपने खूबसूरती को लेकर के बड़ा चिंता होते रहता है। दोस्ती और प्रेम संबंधी उलझने हो जाता है, किससे दोस्ती रखे, किससे प्रेम करे, ये सभी झमेला चलते रहता है। प्रभाव डालने वाले कारक क्या है, तो कुछ बायोलॉजिकल कारक होता है, जैविक, इसमें हार्मोन में परिवर्तन होता है। कुछ सोशल कारक भी होता है, सामाजिक, जिससे परिवार और मित्र समूह का प्रभाव पड़ता है। और कुछ साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है, इसमें इच्छाएं, सपने, ये सब आते हैं। तो इसीलिए इस अवस्था में सही मार्गदर्शन और सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो किशोरावस्था एक ऐसा उम्र है आंधी और तूफान का कि यहाँ पर कोई बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। तो इसीलिए इस अवस्था को थोड़ा अच्छे से बिताना है और समझदारी से जीना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल व्यवस्था को विस्तार से समझिए। तो बाल व्यवस्था के बारे में भी हम आपको पिछला वीडियो में बता चुके थे, लेकिन फिर से एक बार क्लियर कर दे रहे ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए कि बाल व्यवस्था का जो उम्र होता है वो 2 साल के बाद शुरू होता है और 12 साल तक रहता है। तो यहाँ पर 3 साल से लिया गया है कि बाल व्यवस्था लगभग 3 साल से 12 साल तक की होती है। इसे स्वर्ण युग भी कहते हैं। और समझ लीजिए कि ये जो है ना आपके लाइफ का किसी भी मनुष्य के जीवन का जो 3 साल से 12 साल का एज है ना, वो स्वर्ण युग है। ना तो वहाँ पर आपको कोई तरह का चिंता है, ना तो कोई तरह का फिक्र है, ना कोई ज़्यादा बर्डन है। तो इसे स्वर्ण युग भी कहते हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा विकास होता है और इस समय सबसे ज़्यादा विकास भी होता है। जैसे शारीरिक विकास, बच्चे की हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत होता है 3 से 12 साल के बीच में। मानसिक विकास होता है, भाषा, ध्यान, स्मृति और सोच का विकास तेजी से होता है। सामाजिक विकास होता है, बच्चा परिवार और दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना सीखता है। भावनात्मक विकास होता है, जैसे डर, गुस्सा, खुशी जैसी भावनाओं का अनुभव होता है। इस अवस्था में सही शिक्षा, पोषण और वातावरण बच्चे के लिए भविष्य का नींव है। मतलब 3 साल से 12 साल के बच्चे के लिए सही मार्गदर्शन देना, सही पोषण देना, अच्छे वातावरण में रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यही उसका नींव है। और नींव मजबूत हो जाता है तो आगे सब मजबूत होता है। तो 3 से 12 साल के बच्चे को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आगे चल के उनके जीवन की कठिनाइयाँ कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। सामाजिकरण क्या होता है, इसके मुख्य कारक कौन कौन सा है, तो आप लिखिएगा कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समाज के नियम, मूल्य, भाषा और परंपराएं सीखता है। इसके द्वारा बच्चा व्यक्ति से सदस्य बन जाता है, और जो बच्चा होता है वो क्या बन जाता है, व्यक्ति से सदस्य बन जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो परिवार इसमें भी आएगा। जब भी समाज का बात में आएगा तो परिवार, शुरुआत होता है परिवार से। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण एजेंट होता है परिवार। उसके बाद विद्यालय, शिक्षा और अनुशासन और नैतिकता सीखता है विद्यालय से।
मित्र समूह सहयोग, प्रतिस्पर्धा और स्वतंत्रता की भावना देता है। मीडिया, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट की आदतें और सोच प्रभावित होती है। और संस्कृति, त्यौहार, रीति रिवाज और परंपराएं। तो समाजीकरण से व्यक्ति समाज में ढलकर अच्छा नागरिक बनता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, समाजीकरण की जो सारी बातें हैं इस सभी को अच्छा से निभाना। परिवार के साथ तालमेल अच्छा होना चाहिए, अच्छे माहौल में रहना चाहिए। विद्यालय में जाएं तो अच्छे से रहें और नियमित रूप से अनुशासन का पालन करें। शिक्षा ज़्यादा ग्रहण करें। मित्र समूह का सहयोग लें, वहाँ से प्रतिस्पर्धा, ये सब आपको आगे और बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। और मीडिया, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब के जो आपके प्रभावित करता है, तो इसमें सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन मोबाइल वगैरह से थोड़ा सा अपने आप को जो अच्छी चीज़ है उसके साथ जोड़ के रखना है। और सांस्कृतिक त्यौहार जो आप लोग मनाते हैं, ये सभी समाजीकरण से ही व्यक्ति के समाज में ढलकर अच्छा नागरिक बनता है। तो ये सभी को अपना करके आप अच्छा नागरिक बनेंगे, उसका सही उपयोग करके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, मनोविज्ञान की परिभाषा देकर उसका अर्थ अपने विचार में स्पष्ट करिए। मनोविज्ञान की परिभाषा देकर उसका अर्थ अपने विचार में स्पष्ट कीजिए। थोड़ा कट गया है तो इसको आप अच्छा से उत्तर में समझिए कि मनोविज्ञान मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसका अर्थ व्यक्ति कैसे सोचता है, महसूस करता है, व्यवहार करता है, इसका अध्ययन करता है। मतलब मनोविज्ञान का अर्थ ही होता है मन और व्यवहार का अध्ययन, है ना। इसका अर्थ ही है व्यक्ति कैसा सोचता है, कैसा महसूस करता है और कैसा व्यवहार करता है। मनोविज्ञान का जांच करने के लिए अगर आ गया तो कैसे लिखिएगा, तो आप ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में आ सकता है, तो इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो मनोवैज्ञानिक जांच क्या है, तो किसी व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व, स्मृति, अभिरुचि, क्षमता को मापने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक जांच करते हैं। जैसे कोई आदमी के अंदर कितना बुद्धि लब्धि है ना, कैसा वो सोचता है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, ये सब को मापने की जो प्रक्रिया उसको मनोवैज्ञानिक जाँच कहते हैं। जाँच तथा परीक्षण से तात्पर्य क्या है उसको स्पष्ट करना है। तो जांच मतलब होता है वेरिफिकेशन, किसी तथ्य या परिणाम की सही या गलत होने की पुष्टि करना, वेरिफिकेशन हो जाता है जांच। और परीक्षण यानी टेस्ट, किसी विशेष गुण, क्षमता या ज्ञान को मापने की साधन जो उसको टेस्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की परिभाषा दीजिए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं कि वैज्ञानिक विधि से मन और व्यवहार का अध्ययन करना तथा तथ्यों की खोज करना ही मनोवैज्ञानिक अनुसंधान कहलाता है। मानव विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो लिखिएगा उत्तर में, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से होने वाले बदलाव की प्रक्रिया को मानव विकास कहते हैं। और परिवार संबंधी कारक का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो परिवार संबंधी कोई एक कारक, तो माता पिता का शिक्षित होना या परिवार का सहयोगी वातावरण, ये पारिवारिक संबंधों के उदाहरण हो सकते हैं। तो परिवार संबंधी कारक कोई भी देगा तो माता पिता का शिक्षित होना या परिवार का सहयोग मिलना, वातावरण अच्छा होना चाहिए, ये सभी पारिवारिक संबंध का एक कोई उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट है, परिधीय तंत्रिका तंत्र की अवधारणा का स्पष्ट करिए। और मस्तिष्क एवं व्यवहार से क्या तात्पर्य है, ये 2 क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र की अवधारणा, मस्तिष्क और मेरुज्जु के बाहर फैला हुआ तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। यह अंगों और मांसपेशियों के संदेश लाकर मस्तिष्क तक पहुंचाता है। इतना ध्यान रखिएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में जब भी पूछे तो मस्तिष्क और मेरुज्जु के बाहर फैला हुआ तंत्रिका तंत्र होता है ना। यह अंगों और मांसपेशियों के संदेश लाकर मस्तिष्क तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क एवं व्यवहार के मतलब मस्तिष्क एवं व्यवहार से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करना है। तो लिखिएगा, मस्तिष्क सोच, समझ, भावनाएं और निर्णय लेने का केंद्र होता है। दिमाग जो हमारा मस्तिष्क जो है, जहाँ सोच, समझ, भावनाएं, निर्णय लेने का केंद्र होता है। व्यवहार व्यक्ति की बाहरी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती है। मस्तिष्क की गतिविधियां का सीधा असर व्यवहार पर पड़ता है, और मस्तिष्क का जो भी गतिविधि होगा उसका सीधा असर किस पे पड़ेगा, तो व्यवहार पर पड़ेगा। और उसके बाद भेदभाव एवं पूर्वग्रह को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, किसी को उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर अलग व्यवहार करना, भेदभाव हो गया। और पूर्वग्रह, किसी व्यक्ति या समूह के प्रति बिना सही कारण के पहले ही बनी नकारात्मक राय। हो जाता है ना कि कभी कोई आपके बारे में कुछ बात कर रहा होगा और आपको थोड़ा सा शक होता है, तो लगता है कुछ गलत ही बात कर रहा होगा, तो ये उसे पूर्वाग्रह कह सकते हैं कि एक तरह से नकारात्मक सोच लेते हैं आप लोग। व्यवहार या मानव व्यवहार में विकास की भूमिका का स्पष्ट कीजिए। तो मानव व्यवहार में विकास की भूमिका क्या हो सकता है, तो लिखिएगा, विकास के कारण व्यक्ति का शरीर मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप बदलता है। इसी से उसके व्यवहार में परिपक्वता आती है। शैशव व्यवस्था से आपका क्या है, तो जो शैशव व्यवस्था होता है आपको बता दिए थे पहले, बाल व्यवस्था 3 से 12 साल और किशोरावस्था 12 साल से 18 लिखा था, लेकिन आप 21 तक जा सकते हैं। और जन्म से लेकर के जो 2 साल का अवस्था होता है ना, उसको हम लोग शैशव व्यवस्था कहते हैं। तो शैशव व्यवस्था का अभिप्राय हम लोग का यही है कि जन्म से लेकर के 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो शैशव व्यवस्था में होते हैं, और उन्हें उस समय ज़्यादा कुछ चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, बस खिलौना वाला एज उसको हो सकता है कि टॉय से खेलते हैं, खिलौने से खेलने का एज होता है। आगे बढ़ते हैं।
शैशव व्यवस्था से आपका क्या अभिप्राय है? तो फिर से देखिए, जन्म से लेकर के 2 साल की अवधि को शैशव व्यवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा शारीरिक रूप से तेज़ी से बढ़ता है और भाषा के इंद्रियों को विकसित होता है। और इस समय टॉय से खेलते हैं, गुड्डा गुड़िया तो नहीं खेल सकते, लेकिन टॉय से खेलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ का विकास में क्या भूमिका है? तो लिखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलती है जो शारीरिक वृद्धि और यौन विकास, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। विकास के किन्हीं 4 अवस्था को लिखना है। तो हम लोग का विकास होता है तो सबसे पहले जब लोग जन्म लेते हैं तो इन्फेंसी एज में होते हैं, 0 से 2 साल को शैशव व्यवस्था कहते हैं। और उसके बाद 3 साल से 12 साल उसको बाल व्यवस्था कहते हैं, चाइल्डहुड। और 12 साल के बाद आप 13 साल से 21 साल तक जा सकते हैं किशोरावस्था में। और पौरा व्यवस्था उसके बाद हम लोग का जब आ जाता है 25-26 साल जब पार कर जाते हैं, उसके बाद का एज होता है। तो ये 4 अवस्था है विकास का, चारों को बता दिए। इसके बाद है संवेदना का अर्थ बताइए। तो आप लोग लिखिएगा, इंद्रियां, आँख, कान, त्वचा आदि द्वारा बाहरी वस्तुओं या घटनाओं की पहली जानकारी प्राप्त करना संवेदना कहलाता है। ध्यान के प्रकार बताइए। तो आप उत्तर में लिखिएगा, एक होता है स्वैच्छिक ध्यान, अस्वैच्छिक ध्यान, प्रवर्तिक ध्यान। तो आप लिखिएगा स्वैच्छिक ध्यान यानी कि वॉलेंट्री अटेंशन, जब हम अपने मन से ध्यान लगाते हैं उसको स्वैच्छिक ध्यान कहते हैं। अस्वैच्छिक ध्यान इसको बोलते हैं जब ध्यान अचानक किसी चीज़ की ओर खींच जाता है, वह स्वैच्छिक ध्यान होता है। और एक होता है प्रवृत्ति ध्यान, मतलब पहले मन से ध्यान लगाया, बाद में आदत से ध्यान बना रहता है, उसे बोलते हैं प्रवृत्ति ध्यान। तो ये 3 तरह का ध्यान, इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर है सामाजिक प्रेरणा संबंधी ध्यान क्या है? तो लिखिएगा कि जब ध्यान सामाजिक कारणों से आकर्षित होता है, जैसे दूसरों की प्रशंसा, पुरस्कार या मान सम्मान पाने के लिए, तो इसे सामाजिक प्रेरणा संबंधी ध्यान कहते हैं। ध्यान के बड़ा निर्धारण कौन करते हैं? उत्तर, वस्तु की तीव्रता, जैसे तेज आवाज़, चमकदार रोशनी, वस्तु की नवीनता, नई या अनोखी चीज़, वस्तु की गति, चलती हुई चीज़ जल्दी ध्यान खींचती है, और वस्तु का आकार और रंग। तो ये सब जो है आप देख लीजिएगा, ध्यान के बड़ा निर्धारक कौन कौन से हैं। तो हम लोग को वस्तु, हम लोग का ध्यान कौन कौन खींचता है? तो जो तीव्र गति से गाड़ी चलता है, आवाज़ तुरंत जो आता है, बहुत तेज़ आवाज़, बहुत ज़्यादा रोशनी देगा, वो सब ध्यान खींचता है। कोई नया अनोखा चीज़ देखिएगा तब आपको ध्यान खींचेगा। कोई चलता हुआ चीज़ बहुत ज़ोर से चलेगा तो वो ध्यान खींच लेगा। और वस्तु का आकार और रंग भी बहुत अनोखा होगा तो भी आपका ध्यान खींचता है। उसके बाद आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं? तो माता पिता से संतान को मिलने वाले वंशानुगत गुणों, जैसे ऊंचाई, रंग, बुद्धि, ये सब जो भी रोग होता है ये आनुवांशिकता, इसको हेरिडिटी कहते हैं। और मानव विकास के सामाजिक कारक लिखिएगा। तो मानव विकास के सामाजिक कारक में सबसे पहले मानव विकास में सामाजिक कारक आएगा परिवार, विद्यालय, मित्र समूह, समाज, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे हिसाब से लग रहा है कि जितना सारा कर लीजिएगा ना तो आपका सब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको अगर और भी कोई भी तरह का टॉपिक में वीडियो चाहिए, चाहे आपका हिंदी का या फिर इसका ऑब्जेक्टिव का, तो आप कमेंट करिए। कमेंट नहीं करेंगे तो मेरे पास अभी भी समय है नहीं, लेकिन फिर भी हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को मेरे से लगाव है, तो मैं उनके लिए जग करके और किसी भी टाइम निकाल के कर ले रहा हूँ। बाकी आप लोग को लगे तो आप कमेंट करिए, तो अगला वीडियो आएगा। धन्यवाद।